नीलगिरी की धुंधली पगडंडी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ अपनी धुंध और घने जंगलों के लिए जानी जाती हैं। मैं एक प्रकृति प्रेमी हूँ और मेरा लक्ष्य इन पहाड़ियों में एक दुर्लभ फूल की खोज करना था। मैं अकेले ही इस दुर्गम यात्रा पर निकला था, अपने उपकरणों और नक्शे के साथ। रास्ता पथरीला और घुमावदार था और हवा में नमी और मिट्टी की गंध थी। साथ ही कुछ अजीब सी मीठी गंध भी थी, जैसे सड़े हुए लिली के फूल। मेरे चारों ओर विशाल शांत पहाड़ थे जो अंधेरे में अजीब सी छायाएं बना रहे थे। करीब आधी रात के आसपास मैं एक संकरी पगडंडी पर था जो एक बड़ी घाटी की ओर जाती थी। घाटी का मुंह अंधेरा और रहस्यमय था और उसके अंदर से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। मैंने घाटी के मुहाने पर अपना तंबू लगाया। तभी मुझे घाटी के अंदर से एक धीमी उदास आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो, पर उसमें अजीब सा दर्द था। आवाज बहुत कम थी पर इतनी स्पष्ट कि मुझे लगा कोई मेरे पास ही खड़ा है। मैंने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह सिर्फ हवा नहीं थी। मैं तंबू में लेटा था पर नींद नहीं आ रही थी। वही आवाज अब मेरे कानों में गूंज रही थी और इस बार उसमें कुछ शब्द भी थे जो अस्पष्ट थे, पर मुझे लग रहा था कि वे मुझे कुछ बता रहे हैं। तंबू में ठंड बढ़ती जा रही थी और मुझे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध महसूस हुई, जैसे पुराना चमड़ा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे ठीक पीछे से एक ठंडी सांस का झोंका आया है और मुझे लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो। मैंने पलटा पर वहां कोई नहीं था। सुबह हुई और मैंने घाटी के अंदर जाने का फैसला किया। घाटी अंधेरी और नम थी और उसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, जैसे कोई प्राचीन रस्म या साधना। मैंने देखा कि घाटी के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का आसन था और उसके ऊपर एक पुराना फटा हुआ कपड़ा पड़ा था। तभी मुझे आसन के पास से एक अजीब सी मीठी गंध महसूस हुई, जैसे सड़े हुए फूल। मैं आसन के पास गया और जैसे ही मैंने उसे छुआ, मंत्रों की आवाज तेज हो गई और मुझे लगा जैसे घाटी कांप रही हो। हवा में सड़ी हुई गंध इतनी तेज हो गई थी कि मेरा दम घुटने लगा। मैंने देखा कि आसन के पास कई छोटे छोटे जर्जर पुतले पड़े थे जो अजीबोगरीब प्रतीकों से ढके थे। तभी मैंने महसूस किया कि घाटी में अचानक एक बहुत तेज कंपन हुआ है और मुझे लगा जैसे घाटी टूट जाएगी। फुसफुसाहट अब मेरे कानों में गूंज रही थी और मुझे लगा जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और पुतलों पर घुमाया। मैंने देखा कि पुतलों की आंखें चमक रही थीं और उनके मुंह से खून रिस रहा था। वे सभी लोग थे जिनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे थे। वे वही लोग थे जिन्हें यहाँ घाटी में मारा गया था और उनकी आत्माएं अभी भी यहाँ भटक रही थीं, अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थीं और मैं उनकी अगली उम्मीद था। घाटी अब हवा में उठने लगी थी और उसकी चरमराने की आवाज हवा में गूंज रही थी। मैं घाटी से भागा पर मुझे लगा जैसे वे छायाएं मेरा पीछा कर रही हैं और वे पहाड़ी में मेरे पास से आ रही हैं। मैंने देखा कि पहाड़ी में वही काला तरल पदार्थ फैला हुआ था जो पुतलों से रिस रहा था और वह मेरे पैरों के नीचे से गुजर रहा था। मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक घाटी नहीं थी, बल्कि एक भयानक त्रासदी का प्रतीक थी। एक ऐसी घटना जहां कई लोगों को इस घाटी में मारा गया था। नीलगिरी की धुंधली पगडंडी अब मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भयानक सच्चाई थी जहां आत्माएं हमेशा के लिए फंसी हुई थीं और मैं अकेला वहां फंस गया था। कश्मीर की बर्फीली सुरंग। कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों में एक पुरानी बर्फीली सुरंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां कई यात्री रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। मैं एक अकेला ट्रेकर हूं और मेरा लक्ष्य इस सुरंग के पार एक प्राचीन मठ तक पहुंचना था। रास्ता पथरीला और बर्फीला था और हवा में ठंडक और देवदार की गंध थी। साथ ही कुछ अजीब सी मिट्टी और राख की गंध भी थी। मेरे चारों ओर विशाल शांत पहाड़ थे जो अंधेरे में अजीब सी छायाएं बना रहे थे। करीब आधी रात के आसपास मैं एक संकरी पगडंडी पर था जो एक बड़ी सुरंग की ओर जाती थी। सुरंग का मुंह अंधेरा और रहस्यमय था और उसके अंदर से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। मैंने सुरंग के मुहाने पर अपना तंबू लगाया। तभी मुझे सुरंग के अंदर से एक धीमी उदास आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहा हो, पर उसमें अजीब सा दर्द था। आवाज बहुत कम थी पर इतनी स्पष्ट कि मुझे लगा कोई मेरे पास ही खड़ा है। मैंने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह सिर्फ हवा नहीं थी। मैं तंबू में लेटा था पर नींद नहीं आ रही थी। वही आवाज अब मेरे कानों में गूंज रही थी और इस बार उसमें कुछ शब्द भी थे जो अस्पष्ट थे, पर मुझे लग रहा था
कि वे मुझे कुछ बता रहे हैं। तंबू में ठंड बढ़ती जा रही थी और मुझे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध महसूस हुई, जैसे पुराना चमड़ा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे ठीक पीछे से एक ठंडी सांस का झोंका आया है और मुझे लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो। मैंने पलटा, पर वहां कोई नहीं था। सुबह हुई और मैंने सुरंग के अंदर जाने का फैसला किया। सुरंग अंधेरी और नम थी और उसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, जैसे कोई प्राचीन रस्म या साधना। मैंने देखा कि सुरंग के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का आसन था और उसके ऊपर एक पुराना फटा हुआ कपड़ा पड़ा था। तभी मुझे आसन के पास से एक अजीब सी मीठी गंध महसूस हुई, जैसे सड़े हुए फूल। मैं आसन के पास गया और जैसे ही मैंने उसे छुआ, मंत्रों की आवाज तेज हो गई और मुझे लगा जैसे सुरंग कांप रही हो। हवा में सड़ी हुई गंध इतनी तेज हो गई थी कि मेरा दम घुटने लगा। मैंने देखा कि आसन के पास कई छोटे छोटे जर्जर पुतले पड़े थे जो अजीबोगरीब प्रतीकों से ढके थे। तभी मैंने महसूस किया कि सुरंग में अचानक एक बहुत तेज कंपन हुआ है और मुझे लगा जैसे सुरंग टूट जाएगी। फुसफुसाहट अब मेरे कानों में गूंज रही थी और मुझे लगा जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और पुतलों पर घुमाया। मैंने देखा कि पुतलों की आंखें चमक रही थीं और उनके मुंह से खून रिस रहा था। वे सभी लोग थे जिनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे थे। वे वही लोग थे जिन्हें यहाँ सुरंग में मारा गया था और उनकी आत्माएं अभी भी यहाँ भटक रही थीं, अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थीं और मैं उनकी अगली उम्मीद था। सुरंग अब हवा में उठने लगी थी और उसकी चरमराने की आवाज हवा में गूंज रही थी। मैं सुरंग से भागा, पर मुझे लगा जैसे वे छायाएं मेरा पीछा कर रही हैं और वे पहाड़ी में मेरे पास से आ रही हैं। मैंने देखा कि पहाड़ी में वही काला तरल पदार्थ फैला हुआ था जो पुतलों से रिस रहा था और वह मेरे पैरों के नीचे से गुजर रहा था। मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक सुरंग नहीं थी, बल्कि एक भयानक त्रासदी का प्रतीक थी। एक ऐसी घटना जहां कई लोगों को इस सुरंग में मारा गया था। कश्मीर की बर्फीली सुरंग अब मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भयानक सच्चाई थी जहां आत्माएं हमेशा के लिए फंसी हुई थीं और मैं अकेला वहां फंस गया था। उत्तराखंड की प्रेतबाधित घाटी। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में एक ऐसी घाटी है जिसके बारे में स्थानीय लोग फुसफुसाते हैं कि वह प्रेतबाधित है और वहां आत्माएं भटकती हैं। मैं एक अकेला ट्रैकर हूं और मेरा लक्ष्य इस घाटी में एक प्राचीन गुफा तक पहुंचना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक रहस्यमय साधु रहता था। रास्ता पथरीला और बर्फीला था और हवा में ठंडक और देवदार की गंध थी। साथ ही कुछ अजीब सी मिट्टी और राख की गंध भी थी। मेरे चारों ओर विशाल शांत पहाड़ थे जो अंधेरे में अजीब सी छायाएं बना रहे थे। करीब आधी रात के आसपास मैं एक संकरी पगडंडी पर था जो एक बड़ी घाटी की ओर जाती थी। घाटी का मुंह अंधेरा और रहस्यमय था और उसके अंदर से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। मैंने घाटी के मुहाने पर अपना तंबू लगाया। तभी मुझे घाटी के अंदर से एक धीमी उदास आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहा हो, पर उसमें अजीब सा दर्द था। आवाज बहुत कम थी, पर इतनी स्पष्ट कि मुझे लगा कोई मेरे पास ही खड़ा है। मैंने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह सिर्फ हवा नहीं थी। मैं तंबू में लेटा था, पर नींद नहीं आ रही थी। वही आवाज अब मेरे कानों में गूंज रही थी और इस बार उसमें कुछ शब्द भी थे जो अस्पष्ट थे, पर मुझे लग रहा था कि वे मुझे कुछ बता रहे हैं। तंबू में ठंड बढ़ती जा रही थी और मुझे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध महसूस हुई, जैसे पुराना चमड़ा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे ठीक पीछे से एक ठंडी सांस का झोंका आया है और मुझे लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो। मैंने पलटा, पर वहां कोई नहीं था। सुबह हुई और मैंने घाटी के अंदर जाने का फैसला किया। घाटी अंधेरी और नम थी और उसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, जैसे कोई प्राचीन रस्म या साधना। मैंने देखा कि घाटी के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का आसन था और उसके ऊपर एक पुराना फटा हुआ कपड़ा पड़ा था। तभी मुझे आसन के पास से एक अजीब सी मीठी गंध महसूस हुई, जैसे सड़े हुए फूल। मैं आसन के पास गया और जैसे ही मैंने उसे छुआ, मंत्रों की आवाज तेज हो गई और मुझे लगा जैसे घाटी कांप रही हो। हवा में सड़ी हुई गंध इतनी तेज हो गई थी कि मेरा दम घुटने लगा। मैंने देखा कि आसन के पास कई छोटे छोटे जर्जर पुतले पड़े थे जो अजीबोगरीब प्रतीकों से ढके थे। तभी
मैंने महसूस किया कि घाटी में अचानक एक बहुत तेज कंपन हुआ है और मुझे लगा जैसे घाटी टूट जाएगी। फुसफुसाहट अब मेरे कानों में गूंज रही थी और मुझे लगा जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और पुतलों पर घुमाया। मैंने देखा कि पुतलों की आंखें चमक रही थीं और उनके मुंह से खून रिस रहा था। वे सभी लोग थे जिनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे थे। वे वही लोग थे जिन्हें यहां घाटी में मारा गया था और उनकी आत्माएं अभी भी यहां भटक रही थीं, अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थीं और मैं उनकी अगली उम्मीद था। घाटी अब हवा में उठने लगी थी और उसकी चरमराने की आवाज हवा में गूंज रही थी। मैं घाटी से भागा, पर मुझे लगा जैसे वे छायाएं मेरा पीछा कर रही हैं और वे पहाड़ी में मेरे पास से आ रही हैं। मैंने देखा कि पहाड़ी में वही काला तरल पदार्थ फैला हुआ था जो पुतलों से रिस रहा था और वह मेरे पैरों के नीचे से गुजर रहा था। मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक घाटी नहीं थी, बल्कि एक भयानक त्रासदी का प्रतीक थी। एक ऐसी घटना जहां कई लोगों को इस घाटी में मारा गया था। उत्तराखंड की प्रेतवाधित घाटी अब मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भयानक सच्चाई थी जहां आत्माएं हमेशा के लिए फंसी हुई थीं और मैं अकेला वहां फंस गया था। हिमाचल के खोए हुए तीर्थयात्री का मार्ग। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों में एक पुराना तीर्थयात्री मार्ग है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां कई तीर्थयात्री रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। मैं एक अकेला ट्रैकर हूं और मेरा लक्ष्य इस मार्ग पर एक प्राचीन मंदिर तक पहुंचना था। रास्ता पथरीला और बर्फीला था और हवा में ठंडक और धूप की गंध थी, साथ ही कुछ अजीब सी मिट्टी और राख की गंध भी थी। मेरे चारों ओर विशाल शांत पहाड़ थे जो अंधेरे में अजीब सी छायाएं बना रहे थे। करीब आधी रात के आसपास मैं एक संकरी पगडंडी पर था जो एक बड़ी घाटी की ओर जाती थी। घाटी का मुंह अंधेरा और रहस्यमय था और उसके अंदर से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। मैंने घाटी के मुहाने पर अपना तंबू लगाया। तभी मुझे घाटी के अंदर से एक धीमी उदास आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहा हो, पर उसमें अजीब सा दर्द था। आवाज बहुत कम थी पर इतनी स्पष्ट कि मुझे लगा कोई मेरे पास ही खड़ा है। मैंने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह सिर्फ हवा नहीं थी। मैं तंबू में लेटा था पर नींद नहीं आ रही थी। वही आवाज अब मेरे कानों में गूंज रही थी और इस बार उसमें कुछ शब्द भी थे जो अस्पष्ट थे, पर मुझे लग रहा था कि वे मुझे कुछ बता रहे हैं। तंबू में ठंड बढ़ती जा रही थी और मुझे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध महसूस हुई, जैसे पुराना चमड़ा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे ठीक पीछे से एक ठंडी सांस का झोंका आया है और मुझे लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो। मैंने पलटा पर वहां कोई नहीं था। सुबह हुई और मैंने घाटी के अंदर जाने का फैसला किया। घाटी अंधेरी और नम थी और उसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, जैसे कोई प्राचीन रस्म या साधना। मैंने देखा कि घाटी के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का आसन था और उसके ऊपर एक पुराना फटा हुआ कपड़ा पड़ा था। तभी मुझे आसन के पास से एक अजीब सी मीठी गंध महसूस हुई, जैसे सड़े हुए फूल। मैं आसन के पास गया और जैसे ही मैंने उसे छुआ, मंत्रों की आवाज तेज हो गई और मुझे लगा जैसे घाटी कांप रही हो। हवा में सड़ी हुई गंध इतनी तेज हो गई थी कि मेरा दम घुटने लगा। मैंने देखा कि आसन के पास कई छोटे छोटे जर्जर पुतले पड़े थे जो अजीबोगरीब प्रतीकों से ढके थे। तभी मैंने महसूस किया कि घाटी में अचानक एक बहुत तेज कंपन हुआ है और मुझे लगा जैसे घाटी टूट जाएगी। फुसफुसाहट अब मेरे कानों में गूंज रही थी और मुझे लगा जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और पुतलों पर घुमाया। मैंने देखा कि पुतलों की आंखें चमक रही थीं और उनके मुंह से खून रिस रहा था। वे सभी लोग थे जिनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे थे। वे वही लोग थे जिन्हें यहां घाटी में मारा गया था और उनकी आत्माएं अभी भी यहां भटक रही थीं, अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थीं और मैं उनकी अगली उम्मीद था। घाटी अब हवा में उठने लगी थी और उसकी चरमराने की आवाज हवा में गूंज रही थी। मैं घाटी से भागा, पर मुझे लगा जैसे वे छायाएं मेरा पीछा कर रही हैं और वे पहाड़ी में मेरे पास से आ रही हैं। मैंने देखा कि पहाड़ी में वही काला तरल पदार्थ फैला हुआ था जो पुतलों से रिस रहा था और वह मेरे पैरों के नीचे से गुजर रहा था। मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक घाटी नहीं थी, बल्कि एक भयानक त्रासदी का प्रतीक थी। एक ऐसी घटना जहां कई लोगों को इस घाटी में मारा गया था। हिमाचल के खोए हुए तीर्थयात्री का मार्ग अब मेरे लिए
सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भयानक सच्चाई थी जहां आत्माएं हमेशा के लिए फंसी हुई थीं और मैं अकेला वहां फंस गया था। अरावली की गाती हुई चट्टान, राजस्थान की अरावली पहाड़ियां अपनी प्राचीनता और रहस्यमय कहानियों के लिए जानी जाती हैं। मैं एक भूविज्ञानी हूं और मेरा लक्ष्य इन पहाड़ियों में एक दुर्लभ खनिज की खोज करना था। मैं अकेले ही इस दुर्गम यात्रा पर निकला था, अपने उपकरणों और नक्शे के साथ। रास्ता पथरीला और ऊबड़ खाबड़ था और हवा में धूल और सूखी घास की गंध थी। साथ ही कुछ अजीब सी धातु और राख की गंध भी थी। मेरे चारों ओर विशाल शांत पहाड़ थे जो अंधेरे में अजीब सी छायाएं बना रहे थे। करीब आधी रात के आसपास मैं एक पुराने टूटे हुए किले के पास पहुंचा। किला पत्थरों से बना था और पूरी तरह से जंगली हो चुका था। मैंने किले के पास अपना तंबू लगाया। तभी मुझे दूर से एक धीमी उदास धुन सुनाई दी, जैसे कोई गा रहा हो, पर उसमें अजीब सा दर्द था। आवाज बहुत कम थी, पर इतनी स्पष्ट कि मुझे लगा कोई मेरे पास ही खड़ा है। मैंने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह सिर्फ हवा नहीं थी। मैं तंबू में लेटा था, पर नींद नहीं आ रही थी। वही आवाज अब मेरे कानों में गूंज रही थी और इस बार उसमें कुछ शब्द भी थे जो अस्पष्ट थे, पर मुझे लग रहा था कि वे मुझे कुछ बता रहे हैं। तंबू में ठंड बढ़ती जा रही थी और मुझे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध महसूस हुई, जैसे पुराना चमड़ा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे ठीक पीछे से एक ठंडी सांस का झोंका आया है और मुझे लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो। मैंने पलटा, पर वहां कोई नहीं था। सुबह हुई और मैंने किले के आसपास की पड़ताल शुरू की। मैंने देखा कि किले में कई पुराने टूटे हुए बर्तन पड़े थे जो मिट्टी और काई से ढके थे। एक बर्तन में एक पुराना फटा हुआ कपड़ा पड़ा था जो बारिश में भीगा था। तभी मुझे दूर से एक धीमी उदास आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। आवाज किले से आ रही थी। मैं किले के अंदर गया और देखा कि वहां एक छोटा पुराना खिलौना पड़ा है जो टूटा हुआ था और खून के धब्बे से सना था। रोने की आवाज खिलौना के पास से आ रही थी। मैंने खिलौना को उठाया और जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। मुझे कई भयानक दृश्य दिखाई दिए। एक प्राचीन युद्ध, एक राजा का विनाश और फिर कई लोगों की चीखें जो किले में मारे गए थे और मर गए थे। मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि एक भयानक त्रासदी का स्थान था जहां कई लोग युद्ध में मारे गए थे और यह भूतिया किला उन्हीं की आत्माओं को छिपा रहा था। खिलौना उस बच्चे का था जिसकी आत्मा अभी भी यहां भटक रही थी। मेरे हाथ से खिलौना छूट गया और जैसे ही वह जमीन पर गिरा, रोने की आवाज एक भयानक चीख में बदल गई और किले के अंदर से कई छायादार आकृतियां उठने लगीं। वे सभी लोग थे जिनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे थे। वे वही लोग थे जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी आत्माएं अभी भी यहां भटक रही थीं, अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थीं और मैं उनकी अगली उम्मीद था। किला अब हवा में उठने लगा था और उसकी चरमराने की आवाज हवा में गूंज रही थी। मैं किले से भागा, पर मुझे लगा जैसे वे छायाएं मेरा पीछा कर रही हैं और वे पहाड़ी में मेरे पास से आ रही हैं। मैंने देखा कि पहाड़ी में वही काला तरल पदार्थ फैला हुआ था जो छायाओं से रिस रहा था और वह मेरे पैरों के नीचे से गुजर रहा था। मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि एक भयानक त्रासदी का प्रतीक थी। एक ऐसी घटना जहां कई लोगों को इस किले में मारा गया था। अरावली की गाती हुई चट्टान अब मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भयानक सच्चाई थी जहां आत्माएं हमेशा के लिए फंसी हुई थीं और मैं अकेला वहां फंस गया था। सिक्किम का गायब गांव। सिक्किम के ऊंचे पहाड़ों में एक ऐसा गांव है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह रातों रात गायब हो गया था और उसके पीछे कोई निशान नहीं बचा था। मैं एक खोजी पत्रकार हूं और इस रहस्यमय घटना ने मुझे अपनी ओर खींचा। मैं अकेले ही इस दुर्गम यात्रा पर निकला था, अपने कैमरे और नोटबुक के साथ। रास्ता पथरीला और बर्फीला था और हवा में ठंडक और देवदार की गंध थी। साथ ही कुछ अजीब सी मिट्टी और राख की गंध भी थी। मेरे चारों ओर विशाल शांत पहाड़ थे जो अंधेरे में अजीब सी छायाएं बना रहे थे। करीब आधी रात के आसपास मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां गांव के अवशेष होने चाहिए थे। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खाली मैदान जो बर्फ से ढका था। मैंने मैदान के किनारे अपना तंबू लगाया। तभी मुझे दूर से एक धीमी उदास धुन सुनाई दी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो, पर उसमें अजीब सा दर्द था। आवाज बहुत कम थी, पर इतनी स्पष्ट
कि मुझे लगा कोई मेरे पास ही खड़ा है। मैंने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह सिर्फ हवा नहीं थी। मैं तंबू में लेटा था पर नींद नहीं आ रही थी। वही आवाज अब मेरे कानों में गूंज रही थी और इस बार उसमें कुछ शब्द भी थे जो अस्पष्ट थे, पर मुझे लग रहा था कि वे मुझे कुछ बता रहे हैं। तंबू में ठंड बढ़ती जा रही थी और मुझे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध महसूस हुई, जैसे पुराना चमड़ा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे ठीक पीछे से ठंडी सांस का झोंका आया है और मुझे लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो। मैंने पलटा पर वहां कोई नहीं था। सुबह हुई और मैंने मैदान के आसपास की पड़ताल शुरू की। मैंने देखा कि मैदान में कई पुराने टूटे हुए बर्तन पड़े थे जो बर्फ से ढके थे। एक बर्तन में एक पुराना फटा हुआ कपड़ा पड़ा था जो बर्फ में भीगा था। तभी मुझे दूर से एक धीमी उदास आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। आवाज मैदान से आ रही थी। मैं मैदान में और अंदर गया और देखा कि वहां एक छोटा पुराना खिलौना पड़ा है जो बर्फ में भीगा था और खून के धब्बे से सना था। रोने की आवाज खिलौना के पास से आ रही थी। मैंने खिलौना को उठाया और जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। मुझे कई भयानक दृश्य दिखाई दिए। एक भयानक हिमस्खलन, एक गांव का विनाश और फिर कई लोगों की चीखें जो बर्फ में दब गए थे और मर गए थे। मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक मैदान नहीं था, बल्कि एक भयानक त्रासदी का स्थान था जहां कई लोग बर्फ में दब गए थे और यह भूतिया मैदान उन्हीं की आत्माओं को छिपा रहा था। खिलौना उस बच्चे का था जिसकी आत्मा अभी भी यहां भटक रही थी। मेरे हाथ से खिलौना छूट गया और जैसे ही वह जमीन पर गिरा, रोने की आवाज एक भयानक चीख में बदल गई और मैदान में कई छायादार आकृतियां उठने लगीं। वे सभी लोग थे जिनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे थे। वह वही लोग थे जो हिमस्खलन में मारे गए थे और उनकी आत्माएं अभी भी यहां भटक रही थीं, अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थीं और मैं उनकी अगली उम्मीद था। मैदान अब हवा में उठने लगा था और उसकी चरमराने की आवाज हवा में गूंज रही थी। मैं मैदान से भागा पर मुझे लगा जैसे वे छायाएं मेरा पीछा कर रही हैं और वे घाटी में मेरे पास से आ रही हैं। मैंने देखा कि मैदान में वही काला तरल पदार्थ फैला हुआ था जो छायाओं से रिस रहा था और वह मेरे पैरों के नीचे से गुजर रहा था। मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक मैदान नहीं था, बल्कि एक भयानक त्रासदी का प्रतीक थी। एक ऐसी घटना जहां कई लोगों को इस मैदान में मारा गया था। सिक्किम का गायब गांव अब मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भयानक सच्चाई थी जहां आत्माएं हमेशा के लिए फंसी हुई थीं और मैं अकेला वहां फंस गया था। पुराने साधु की गुफा। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों में केदारनाथ मार्ग पर एक पुरानी अनजान गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां एक प्राचीन साधु रहता था जो सैकड़ों साल पहले गायब हो गया था। मैं एक आध्यात्मिक खोज करता हूं और इस साधु के रहस्य और उसकी गुफा की कहानियों ने मुझे अपनी ओर खींचा। मैं अकेले ही इस दुर्गम मार्ग पर निकला था, अपने साधारण सामान और एक पुरानी लाठी के साथ। रास्ता पथरीला और ऊबड़ खाबड़ था और हवा में ठंडक और धूप की गंध थी। साथ ही कुछ अजीब सी मिट्टी और राख की गंध भी थी। मेरे चारों ओर विशाल शांत पहाड़ थे जो अंधेरे में अजीब सी छायाएं बना रहे थे। करीब आधी रात के आसपास मैं एक संकरी पगडंडी पर था जो एक बड़ी गुफा की ओर जाती थी। गुफा का मुंह अंधेरा और रहस्यमय था और उसके अंदर से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। मैंने गुफा के मुहाने पर अपना तंबू लगाया। तभी मुझे गुफा के अंदर से एक धीमी उदास आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहा हो, पर उसमें अजीब सा दर्द था। आवाज बहुत कम थी पर इतनी स्पष्ट कि मुझे लगा कोई मेरे पास ही खड़ा है। मैंने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह सिर्फ हवा नहीं थी। मैं तंबू में लेटा था पर नींद नहीं आ रही थी। वही आवाज अब मेरे कानों में गूंज रही थी और इस बार उसमें कुछ शब्द भी थे जो अस्पष्ट थे, पर मुझे लग रहा था कि वे मुझे कुछ बता रहे हैं। तंबू में ठंड बढ़ती जा रही थी और मुझे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध महसूस हुई, जैसे पुराना चमड़ा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे ठीक पीछे से एक ठंडी सांस का झोंका आया है और मुझे लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो। मैंने पलटा पर वहां कोई नहीं था। सुबह हुई और मैंने गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। गुफा अंधेरी और नम थी और उसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे।
जैसे कोई प्राचीन रस्म या साधना। मैंने देखा कि गुफा के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का आसन था और उसके ऊपर एक पुराना फटा हुआ कपड़ा पड़ा था। तभी मुझे आसन के पास से एक अजीब सी मीठी गंध महसूस हुई, जैसे सड़े हुए फूल। मैं आसन के पास गया और जैसे ही मैंने उसे छुआ, मंत्रों की आवाज तेज हो गई और मुझे लगा जैसे गुफा कांप रही हो। हवा में सड़ी हुई गंध इतनी तेज हो गई थी कि मेरा दम घुटने लगा। मैंने देखा कि आसन के पास कई छोटे छोटे जर्जर पुतले पड़े थे जो अजीबोगरीब प्रतीकों से ढके थे। तभी मैंने महसूस किया कि गुफा में अचानक एक बहुत तेज कंपन हुआ है और मुझे लगा जैसे गुफा टूट जाएगी। फुसफुसाहट अब मेरे कानों में गूंज रही थी और मुझे लगा जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और पुतलों पर घुमाया। मैंने देखा कि पुतलों की आंखें चमक रही थीं और उनके मुंह से खून रिस रहा था। वे सभी लोग थे जिनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे थे। वे वही लोग थे जिन्हें यहां गुफा में मारा गया था और उनकी आत्माएं अभी भी यहां भटक रही थीं, अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थीं और मैं उनकी अगली उम्मीद था। गुफा अब हवा में उठने लगी थी और उसकी चरमराने की आवाज हवा में गूंज रही थी। मैं गुफा से भागा, पर मुझे लगा जैसे वे छायाएं मेरा पीछा कर रही हैं और वे घाटी में मेरे पास से आ रही हैं। मैंने देखा कि गुफा में वही काला तरल पदार्थ फैला हुआ था जो पुतलों से रिस रहा था और वह मेरे पैरों के नीचे से गुजर रहा था। मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक गुफा नहीं थी, बल्कि एक भयानक त्रासदी का प्रतीक थी। एक ऐसी घटना जहां कई लोगों को इस गुफा में मारा गया था। पुराने साधु की गुफा अब मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भयानक सच्चाई थी जहां आत्माएं हमेशा के लिए फंसी हुई थीं और मैं अकेला वहां फंस गया था। पश्चिमी घाट का रोता बच्चा। पश्चिमी घाट के घने जंगलों में ट्रैकिंग करना हमेशा मेरे लिए एक चुनौती रहा है। मैं एक वन्यजीव फोटोग्राफर हूं और मेरा लक्ष्य केरल के एक सुदूर वर्षा वन में एक दुर्लभ पक्षी की तस्वीर लेना था। मैं अकेले ही इस यात्रा पर निकला था, अपने भारी उपकरणों और तंबू के साथ। बारिश हो रही थी और हवा में नमी और मिट्टी की गंध थी, साथ ही कुछ अजीब सी मीठी गंध भी थी, जैसे सड़ी हुई लिली के फूल। जंगल घना और अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने नहीं दे रही थीं। करीब आधी रात के आसपास मैं एक पुराने वीरान छाये के बागान के पास पहुंचा। बागान पूरी तरह से जंगली हो चुका था और उसके बीचों बीच एक छोटा टूटा हुआ बंगला था। मैंने बंगले के पास अपना तंबू लगाया। तभी मुझे दूर से एक धीमी उदास आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। आवाज बहुत कम थी, पर इतनी स्पष्ट कि मुझे लगा कोई मेरे पास ही खड़ा है। मैंने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह सिर्फ हवा नहीं थी। मैं तंबू में लेटा था, पर नींद नहीं आ रही थी। वही आवाज अब मेरे कानों में गूंज रही थी और इस बार उसमें कुछ शब्द भी थे जो अस्पष्ट थे, पर मुझे लग रहा था कि वे मुझे कुछ बता रहे हैं। तंबू में ठंड बढ़ती जा रही थी और मुझे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध महसूस हुई, जैसे पुराना दूध। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे ठीक पीछे से एक ठंडी सांस का झोंका आया है और मुझे लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो। मैंने पलटा, पर वहां कोई नहीं था। सुबह हुई और मैंने बंगले के आसपास की पड़ताल शुरू की। मैंने देखा कि बंगले के पास कई पुराने टूटे हुए खिलौने पड़े थे जो मिट्टी और काई से ढके थे। एक खिलौने पर एक पुराना फटा हुआ कपड़ा पड़ा था जो बारिश में भीगा था। तभी मुझे दूर से एक धीमी उदास आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। आवाज बंगले से आ रही थी। मैं बंगले के अंदर गया और देखा कि वहां एक छोटा पुराना झूला पड़ा है जो टूटा हुआ था और काई से ढका था। रोने की आवाज झूले के पास से आ रही थी। मैंने झूले को छुआ और जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। मुझे कई भयानक दृश्य दिखाई दिए। एक परिवार का विनाश, एक आग और फिर कई लोगों की चीखें जो बंगले में फंस गए थे और मर गए थे। मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक बंगला नहीं था, बल्कि एक भयानक त्रासदी का स्थान था जहां कई लोग आग में जल गए थे और यह भूतिया बंगला उन्हीं की आत्माओं को छिपा रहा था। खिलौना उस बच्चे का था जिसकी आत्मा अभी भी यहां भटक रही थी। मेरे हाथ से खिलौना छूट गया और जैसे ही वह जमीन पर गिरा, रोने की आवाज एक भयानक चीख में बदल गई
और बंगले के अंदर से कई छायादार आकृतियां उठने लगीं। वे सभी लोग थे जिनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे थे। वे वही लोग थे जो आग में मारे गए थे और उनकी आत्माएं अभी भी यहां भटक रही थीं, अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थीं, और मैं उनकी अगली उम्मीद था। बंगला अब हवा में उठने लगा था और उसकी चरमराने की आवाज हवा में गूंज रही थी। मैं बंगले से भागा, पर मुझे लगा जैसे वे छायाएं मेरा पीछा कर रही हैं और वे जंगल में मेरे पास से आ रही हैं। मैंने देखा कि जंगल में वही काला तरल पदार्थ फैला हुआ था जो छायाओं से रिस रहा था, और वह मेरे पैरों के नीचे से गुजर रहा था। मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक बंगला नहीं था, बल्कि एक भयानक त्रासदी का प्रतीक थी। एक ऐसी घटना जहां कई लोगों को इस बंगले में मारा गया था। पश्चिमी घाट का रोता बच्चा अब मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भयानक सच्चाई थी जहां आत्माएं हमेशा के लिए फंसी हुई थीं, और मैं अकेला वहां फंस गया था। रूपकुंड झील पर छाया। उत्तराखंड की रूपकुंड झील, जिसे कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है, हमेशा से मेरे लिए एक रहस्य थी। मैं एक इतिहासकार और एडवेंचरर हूं, और इस झील के अनसुलझे रहस्य, जहां सैकड़ों मानव कंकाल पाए गए हैं, मुझे अपनी ओर खींचते थे। मैं अकेले ही इस दुर्गम यात्रा पर निकला था, अपने उपकरणों और नक्शे के साथ। रास्ता पथरीला और बर्फीला था, और हवा में ठंडक और सड़ी हुई मांस की हल्की गंध थी। मेरे चारों ओर विशाल बर्फीले पहाड़ थे जो अंधेरे में अजीब सी छायाएं बना रहे थे। करीब आधी रात के आसपास मैं झील के किनारे पहुंचा। झील अंधेरी और शांत थी, और चांदनी में कंकाल अजीब तरह से चमक रहे थे। मैंने झील के किनारे अपना टेंट लगाया। तभी मुझे दूर से एक धीमी उदास धुन सुनाई दी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो, पर उसमें अजीब सा दर्द था। आवाज बहुत कम थी, पर इतनी स्पष्ट कि मुझे लगा कोई मेरे पास ही खड़ा है। मैंने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह सिर्फ हवा नहीं थी। मैं टेंट में लेटा था, पर नींद नहीं आ रही थी। वही आवाज अब मेरे कानों में गूंज रही थी, और इस बार उसमें कुछ शब्द भी थे जो अस्पष्ट थे, पर मुझे लग रहा था कि वे मुझे कुछ बता रहे हैं। टेंट में ठंड बढ़ती जा रही थी, और मुझे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध महसूस हुई, जैसे पुराना मांस। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे ठीक पीछे से एक ठंडी सांस का झोंका आया है, और मुझे लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो। मैंने पलटा, पर वहां कोई नहीं था। सुबह हुई, और मैंने झील के आसपास की पड़ताल शुरू की। मैंने देखा कि झील के किनारे पर कई पुराने टूटे हुए बर्तन पड़े थे जो पानी से भरे थे। एक बर्तन में एक पुराना फटा हुआ कपड़ा पड़ा था जो पानी में भीगा था। तभी मुझे दूर से एक धीमी उदास आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। आवाज झील से आ रही थी। मैं झील के किनारे गया और देखा कि वहां एक छोटा पुराना खिलौना पड़ा है जो पानी में भीगा था और काई से ढका था। रोने की आवाज खिलौना के पास से आ रही थी। मैंने खिलौना को उठाया, और जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। मुझे कई भयानक दृश्य दिखाई दिए। एक प्राचीन तीर्थ यात्रा, एक भयानक हिमस्खलन, और फिर कई लोगों की चीखें जो बर्फ में दब गए थे और मर गए थे। मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक झील नहीं थी, बल्कि एक भयानक त्रासदी का स्थान था जहां कई लोग बर्फ में दब गए थे, और यह भूतिया झील उन्हीं की आत्माओं को छिपा रही थी। खिलौना उस बच्चे का था जिसकी आत्मा अभी भी यहां भटक रही थी। मेरे हाथ से खिलौना छूट गया, और जैसे ही वह पानी में गिरा, रोने की आवाज एक भयानक चीख में बदल गई, और झील के अंदर से कई छायादार आकृतियां उठने लगीं। वे सभी लोग थे जिनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे थे। वे वही लोग थे जो हिमस्खलन में मारे गए थे, और उनकी आत्माएं अभी भी यहां भटक रही थीं, अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थीं, और मैं उनकी अगली उम्मीद था। झील अब हवा में उठने लगी थी, और उसकी लहरें हवा में गूंज रही थीं। मैं झील से भागा, पर मुझे लगा जैसे वे छायाएं मेरा पीछा कर रही हैं, और वे घाटी में मेरे पास से आ रही हैं। मैंने देखा कि झील में वही काला तरल पदार्थ फैला हुआ था जो छायाओं से रिस रहा था, और वह मेरे पैरों के नीचे से गुजर रहा था। मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक झील नहीं थी, बल्कि एक भयानक त्रासदी का प्रतीक थी। एक ऐसी घटना जहां कई लोगों को इस झील में मारा गया था। रूपकुंड झील पर छाया अब मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भयानक सच्चाई थी जहां आत्माएं हमेशा के लिए फंसी हुई थीं,
और मैं अकेला वहां फंस गया था। स्पीति घाटी की फुसफुसाहट, हिमालय की गोद में बसा स्पीति अपनी शांत सुंदरता और कठोर भूभाग के लिए जाना जाता है। मैं एक अकेला ट्रैकर था, शहर की भीड़ से दूर, आत्म खोज की तलाश में। मेरा लक्ष्य स्पीति की एक अनजान घाटी तक पहुंचना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन मठ है जो सदियों से छिपा हुआ है। सूरज ढल रहा था और हवा में बर्फीली ठंडक और सूखी जड़ी बूटियों की गंध थी। मेरे चारों ओर विशाल नग्न पहाड़ थे जो अंधेरे में अजीब सी छायाएं बना रहे थे। मुझे हमेशा से पहाड़ों में अकेला रहना पसंद था, पर आज रात कुछ अलग महसूस हो रहा था। करीब आधी रात के आसपास मैं एक संकरी पगडंडी पर था जो घाटी में और गहरे जाती थी। तभी मुझे दूर से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह हवा की आवाज जैसी थी, पर उसमें कुछ शब्द थे जो अस्पष्ट थे, पर मुझे लग रहा था कि वे मेरा नाम पुकार रहे हैं। आवाज बहुत कम थी, पर इतनी स्पष्ट कि मुझे लगा कोई मेरे पास ही खड़ा है। मैंने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह सिर्फ हवा नहीं थी। मैं आगे बढ़ता गया। फुसफुसाहट मेरा पीछा कर रही थी, कभी तेज होती, कभी धीमी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे साथ चल रही हो। हवा में ठंड बढ़ती जा रही थी और मुझे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध महसूस हुई, जैसे पुराना चमड़ा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे ठीक पीछे से एक ठंडी सांस का झोंका आया है और मुझे लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो। मैंने पलटा, पर वहां कोई नहीं था। सुबह हुई और मैं घाटी के बीचों बीच एक छोटे पुराने मठ के पास पहुंचा। मठ पत्थरों से बना था और पूरी तरह से बर्फ से ढका था। मठ के दरवाजे खुले थे और अंदर से एक अजीब सी उदास धुन सुनाई दे रही थी, जैसे कोई प्राचीन मंत्र गा रहा हो। मैंने मठ के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर अंधेरा और नम था और दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। मैंने देखा कि मठ के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का सिंहासन था और उसके ऊपर एक पुराना फटा हुआ कपड़ा पड़ा था। मैं सिंहासन के पास गया और जैसे ही मैंने उसे छुआ, धुन तेज हो गई और मुझे लगा जैसे मठ कांप रहा हो। हवा में सड़ी हुई गंध इतनी तेज हो गई थी कि मेरा दम घुटने लगा। मैंने देखा कि सिंहासन के पास कई छोटे छोटे जर्जर पुतले पड़े थे जो अजीबोगरीब प्रतीकों से ढके थे। तभी मैंने महसूस किया कि मठ में अचानक एक बहुत तेज कंपन हुआ है और मुझे लगा जैसे मठ टूट जाएगा। फुसफुसाहट अब मेरे कानों में गूंज रही थी और मुझे लगा जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और पुतलों पर घुमाया। मैंने देखा कि पुतलों की आंखें चमक रही थीं और उनके मुंह से खून रिस रहा था। वे सभी लोग थे जिनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे थे। वे वही लोग थे जिन्हें यहाँ मठ में मारा गया था और उनकी आत्माएं अभी भी यहाँ भटक रही थीं, अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थीं और मैं उनकी अगली उम्मीद था। मठ अब हवा में उठने लगा था और उसकी चरमराने की आवाज हवा में गूंज रही थी। मैं मठ से भागा, पर मुझे लगा जैसे वे छायाएं मेरा पीछा कर रही हैं और वे घाटी में मेरे पास से आ रही हैं। मैंने देखा कि घाटी में वही काला तरल पदार्थ फैला हुआ था जो पुतलों से रिस रहा था और वह मेरे पैरों के नीचे से गुजर रहा था। मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक मठ नहीं था, बल्कि एक भयानक त्रासदी का प्रतीक थी। एक ऐसी घटना जहां कई लोगों को इस घाटी में मारा गया था। स्पीति घाटी की फुसफुसाहट अब मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भयानक सच्चाई थी जहां आत्माएं हमेशा के लिए फंसी हुई थीं और मैं अकेला वहां फंस गया था।